हेलो बच्चे, नमस्कार। लीजिए आपके समक्ष जो है मैं आज चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 बोलता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप इससे भली भांति पहले से ही परिचित हैं क्योंकि इससे छोटी कक्षा 9 क्लास में आपने इसको पढ़ चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण बारे में पढ़े हो, इसका युग्म नहीं पढ़े हो। ठीक है, दो चर मतलब सर यहां पे जो समीकरण आपका यूज होने वाला है इसमें दो चर होगा एक्स वाई। मतलब बेटा इसका नाम में ही इसका क्या है, आंसर है दो चर वाले। दो चर वाले मतलब यहां पे समीकरण, इस समीकरण में एक्स एंड वाई का यूज हो जाएगा, या y एंड z का यूज हो जाएगा, या z एंड x का यूज हो जाएगा। कोई भी समीकरण का यूज हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं सर रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक मतलब सर यहाँ पे रैखिक का मतलब होता है जितने भी यहाँ पे आपका चर राशि होगी और इस चर राशि पर जो है अधिकतम जो घात होगी कितनी होना चाहिए, एक। मतलब इसे रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, दो चर वाले मतलब x या y या z या x या अनादर कोई। ठीक है, और रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक। मतलब ऐसे जो आपका चर होना चाहिए जिसपे अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और समीकरण से मतलब क्या था पे समीकरण तभी बनता है जब आपके पक्ष में यहाँ पे कोई एक बहुपद दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ और दिया रहेगा, इनके बीच में क्या होगा, इक्वल का सिंबल का यूज होगा। मतलब ये है कि LHS और RHS आपके पास में दो पक्ष दिया होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब कहते हैं युग्म। देखिए एक्चुअली में क्या है, आपने इसे छोटी कक्षा 9 क्लास में आपने जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन युग्म नहीं पढ़े हो। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दूं, मैं ऐसा इसका परिभाषा दे सकता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मैं परिभाषा दे सकता हूं कि ऐसे समीकरण या ऐसे जो है ऐसे व्यंजक जिसमें जो है दो चर का प्रयोग हो और ये चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो, एक हो, और दोनों ही क्या पे LHS और RHS दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों ही दो पक्ष होना चाहिए, और जो है इसी प्रकार के एक और समीकरण दिया हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यदि मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, मैं एग्जांपल दूंगा तो आप कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, युग्म मतलब का पेयर। यदि मैं इसका इंग्लिश नाम बोलूंगा सर, इंग्लिश नाम बोलता है सर यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलो अब देखिए तो क्या होता है कि इसका यदि मैं एग्जांपल दूंगा तो मैंने क्या लिया पे 3x प्लस 4x, क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या लिया पे, मान लो क्या 4 ले लिया। ठीक है, चलो आपके पास में LHS और RHS दो पक्ष दिया, इसलिए समीकरण बोलेंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार जो है यहाँ पे 4x प्लस 9y इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, चलो यहां भी देखिए इसी प्रकार का जो है दो चर वाले, इसी प्रकार के मतलब सेम चर राशि x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y, भले ही संख्या क्या हो उसका अलग अलग हो, इस प्रकार के दो पेयर होना चाहिए। इसको बोलेंगे सर यहाँ पे क्या, इसी प्रकार के जो एग्जांपल्स को जो हम लोग समीकरण क्या कहते हैं, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, चलो अब बोलता है कि कभी कभी एग्जाम में जो है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें क्वेश्चन आता है कि दो चर वाले क्या चो, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या चो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप।
सर इस प्रकार बोलते हैं इसको, चल a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या कभी कभी इसके प्लेस पर c को भी पक्षांतर करके देता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसा भी प्रयोग कर लेता है, तो आप दोनों ही लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका जो ये इसका युग्म क्या होता है, a2x प्लस b2y, क्या a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, या कभी कभी ऐसा भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप ये भी लिखोगे एग्जाम में तो भी सकते हैं, आप ये भी लिखोगे तो भी क्या है, सकते हैं, ठीक है। चलो, मतलब ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये होता है यहाँ पे, ये इसका व्यापक समीकरण होता है। कभी आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, इक्वल टू में 0 यूज कर सकते हैं, पूरी राशि एक तरफ 0 एक तरफ कर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये जो है आपका व्यापक समीकरण होता है। अब मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है इसको सॉल्व करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कक्षा 10वीं में जो है 4 मेथड का प्रयोग करने बोलता है, ठीक है। कितने? 4 मेथड का विधि। मतलब ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की विधि। पहली तुम्हारी होती सर यहां पे ग्राफी विधि, जिसे हम लोग आलेखी विधि कहते हैं। आलेखी विधि भी कहते हैं, इंग्लिश में से अपन बोलते हैं सर यहां पे क्या, ग्राफिक मेथड, ठीक है। क्या उसको ग्राफिक मेथड भी कहते हैं उसको अपन। अब दूसरी कंडीशन तुम्हारी होती है, दूसरी जो होती है बेटा यहाँ पे विलोपन विधि, और तीसरी तुम्हारी होती है सर यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, और चौथी विधि तुम्हारी होती है वज्र गुणन विधि। इस प्रकार जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपके सामने जो है चार प्रकार की विधि का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं सर एग्जाम में अधिकांशतः जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने बोलता है। इस विधि का भी प्रयोग होता है लेकिन कम यूज होने होता है, लेकिन ये दोनों विधि में से एक विधि तो आती ही है और 4 नंबर में आती है बच्चों, ठीक है। इसलिए जो है आपको जो है पूरी विधि को जो है लगातार जो है पूरे वीडियो में कंटिन्यू देखना है और समझना है, ठीक है। चलो, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी 100 में 100 की आपको जो है चारों की चारों विधि कंप्लीट सवाल हो जाना चाहिए और समझ आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है ग्राफी विधि है जिसे आलेखी विधि कहते हैं, और सर यहाँ पे क्या है विलोपन विधि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और सर यहाँ पे क्या होता है फिर कहता है प्रतिस्थापन विधि है जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और वज्र गुणन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। चलो, हम लोग जो है बारी बारी से जो है अपन ग्राफी विधि पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद में विलोपन विधि देखेंगे, इसके बाद में क्या प्रतिस्थापन, इसके बाद में वज्र गुणन करेंगे, ठीक है। और इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे, और अधिकांश तो जो है यहाँ पे जो है विलोपन विधि जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विधियों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है तो विलोपन विधि है, और किसी भी विद्यार्थी को पास होना है केवल तो विलोपन विधि को देख ले, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला के पास हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जो है मैं ग्राफी विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि जो बारी बारी से कंटिन्यू जो है लगातार उसको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ग्राफी विधि में जो है आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे अपने को ग्राफी विधि सॉल्व करने पर जो है अपने को ग्राफ बनाना पड़ता है। क्या बच्चों,
ग्राफी विधि में जो है अपने को ग्राफ का प्रयोग करना होता है, और ग्राफ पर जो है देखो कहता है जितने समीकरण होता है उतने ही क्या होती है, इस पे ग्राफ पे रेखाएं बनती है। यहाँ पे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब युग्म है मतलब इसके दो समीकरण होंगे। कितने बच्चे? दो समीकरण होंगे, दो समीकरण हैं, और दो समीकरण है तो इसके दो रेखाएं होगी, और दो रेखाएं जो है अलग अलग प्रकार से हरकत करती है। इसका मतलब ये है कि तीन प्रकार से हरकत करती है। यहाँ पे गणित की भाषा में तीन प्रकार से हरकत करती है। मैं आपको तो सर यहाँ पे क्या होता है कि जब रेखाएं जो है एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? जब एक रेखा जो है दूसरी रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो आपको क्या करना है? ग्राफी विधि का हल कर सवाल समझा रहा हूं, ठीक है। रेखाएं जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने बोला सर यहाँ पे कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो निकाय होगा। तो निकाय मतलब सिस्टम होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? A1 अपान A2 इक्वल टू क्या पे? नॉट इक्वल टू क्या? नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है। चलो ये आपको जो है जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। मतलब बेटा एक रेखा जो है दूसरी रेखा को जो है एक ही बिंदु पे क्या करे? प्रतिच्छेद करे। ये लीजिए एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक रेखा मान लो कोई एक समीकरण है, मान लो ये समीकरण, ये जो रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के लिए प्रयोग हुआ है, और ये जो रेखा है आपका जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए प्रयोग हुआ है। आप c2 को इधर रख सकते हैं, c1 को इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई जो आपको जो लगता है उचित लगता है व्यापक समीकरण यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे दो समीकरण होगा तो इसके दो रेखाएं होगी, और दो रेखाएं जो है तीन विभिन्न प्रकार से क्या करती है? तीन विभिन्न प्रकार से क्या करती है? चाहिए रेखाएं हरकत करती है। इसमें एक प्रकार जो है जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो क्या जब उस समय निकाय क्या होते हैं? A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अब जो है इसमें कहता है रेखाएं क्या होती है? एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? चलो प्रतिच्छेद करती है। ये इसका क्या है? ग्राफी निरूपण होता है, ठीक है। और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या था बच्चों? बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? तो इसका केवल करता है एक अद्वितीय हल। क्या चो? एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होता है, ठीक है। अब क्या आती कंडीशन बेटा? दूसरी कंडीशन तुम्हारी ये होती है जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो मतलब जब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या हो? समांतर हो। मतलब ये बच्चों कि जब एक रेखा जो है दूसरी रेखा के समांतर हो, इसका मतलब ये है कि जब एक रेखा जब स्टार्ट हुई और दूसरी रेखा के रेखा सही जानते थे अपन लोग, जब एक रेखा जो है दूसरी रेखा के क्या हो? समांतर का मतलब ये है कि जब एक रेखा जो है जब स्टार्ट हुई तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो है रेखाएं के धरती के सभी प्लेस पे क्या है? ये रेखा जो समान डिस्टेंस बना रखती है एक दूसरे से अपने आप में। ये जो डिस्टेंस बना रखी है, जब अंत भी होगा तो इसका क्या होगा? अंत जो है तब भी क्या होगा बेटा? यहाँ पे सबके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? समान होगी। मान लीजिए इनके बीच में 5 है तो सब में क्या होगा? 5 सेंटीमीटर की क्या होगी? ये डिस्टेंस बना रखेगी। ऐसी रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चलो जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तो निकाय होते हैं। जब निकाय होते हैं बेटा पे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ये होता है।
जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या है समांतर है, तो जब निकाय होते हैं तो a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। इसमें रेखाएं जो है, एक रेखा जो है दूसरी रेखा के क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे समांतर होती है। एक रेखा दूसरी रेखा को समांतर होती है, और समांतर की परिभाषा दे चुका हूं। जब रेखाएं जब स्टार्ट हुई तो ये अपने बीच में जो डिस्टेंस बना रखी, वही डिस्टेंस जो है हर स्थान पे वो सेम टू सेम डिस्टेंस बना रखे, तो उसे कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो है इसके बीज गणितीय निरूपण क्या होते हैं, कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं, तो आपको याद रखना है जो है ऐसी कंडीशन इसका आंसर आएगा कि कोई हल नहीं। क्या भाई, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अब बेटा कहता है तीसरी लास्ट कंडीशन तुम्हारी होती है सर इसकी, मैं इसको मिटा देता हूं। इसकी लास्ट कंडीशन होती है जब एक रेखा जो है दूसरी रेखा के क्या हो, ऊपर हो, मतलब क्या चाहिए, ओवरलैप करे। लास्ट कंडीशन जो है तीसरी कंडीशन, जब एक रेखा दूसरी रेखा के संपाती हो या फिर एक दूसरे के ऊपर हो तो निकाय होंगे, तो निकाय होंगे। ऐसी कंडीशन निकाय क्या होते हैं, ऐसी कंडीशन निकाय बेटा होते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2। और ऐसी कंडीशन में जो है एक रेखा जो है दूसरी रेखा के ऊपर में होती है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या होती है, ऊपर में होती है। अब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर में होती है तो इसके बहुत सारे, आप जानते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक रेखा की उत्पत्ति होती है। तो ये जो रेखा है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, तो इसके विभिन्न बहुत सारे बिंदु जो हैं, ये नीचे उसके नीचे वाली रेखा के जो है बहुत सारे बिंदु से क्या होगा, मेच खा रही होंगी, मतलब एक दूसरे से मिल रही होंगी। अब बहुत सारे बिंदु से मिल रही होंगी तो इसके कितने हल होंगे, तो क्या बोल बेटा, अनेक हल होंगे। क्या पे, अनेक हल होंगे। ठीक है, चलो ये कंडीशन होती है। मैं इसको सीक्वेंस लिखा देता हूं बच्चों, ठीक है, कैसे होते देखिए। आपको जो है मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन तीनों रेखाओं से संबंधित एक क्वेश्चन तो परफेक्ट बनता ही है, एक क्वेश्चन तो परफेक्ट बनता ही है। इसलिए मैं जो है इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन सर यहां पे लिखेंगे आप लोग, क्या पे इसका जो है ग्राफी निरूपण, ग्राफी निरूपण बोल देंगे इसको अपन लोग। ठीक है, अब जो है ग्राफी निरूपण क्या होता है और क्या है, अनुपात के रूप में, या इसको बोलते हैं निकाय बोल देंगे सर इसको अपन लोग। ठीक है, और इसके बाद आता है यहाँ पे बीज गणितीय रूप में। बीज गणितीय रूप में सर मैं आपको बता दूं सर, बीज गणितीय रूप में क्या होता है, बीज गणितीय रूप निरूपण करने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सर यहाँ पे क्या होता है, रेखाएं के समीकरण युग्म, रेखा के समीकरण युग्म। ठीक है, क्या होता है देखिए, ग्राफी निरूपण। पहली कंडीशन मैंने तुमको बताया था कि यहां पे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब जो है इसके दो समीकरण होंगे, और दो समीकरण होंगे तो दोनों समीकरण जो है अलग अलग दो प्रकार की रेखाएं बनाएगी, और दोनों रेखाएं जो ग्राफ पे जो है अलग अलग प्रकार से, तीन प्रकार से हरकत करती है। अब पहली जो हरकत इसकी होती है यहाँ पे, जब जो है एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी हो, लिखते हम लोग यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं हैं मतलब ये है सर यहाँ पे कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, मतलब जो है एक रेखा जो है दूसरी रेखा को केवल एक बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे।
एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। क्या बच्चों? प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। और अनुपात में रूप में इसको निकाय क्या बोलते हैं सर? यहाँ पे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, B1 अपान B2। ठीक है, चलो इसको C1 अपान C2 नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए सर बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? इसका मतलब यह है कि कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं जब जो है एक रेखा जो है दूसरी रेखा को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है तो इसके केवल केवल एक हल होंगे। इसको बोलते हैं एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। केवल केवल एक हल बोल सकते हैं या एक अद्वितीय हल बोल सकते हैं। बेटा मैं आपको जो है इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो है इन तीनों रेखाओं से, ये तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, इसलिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या होना चाहिए? ग्राफीय निरूपण क्या होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और अनुपात में क्या लिखा जाता है? तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। और बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। रेखाएं के समीकरण युग्म क्या होते हैं? जब मुझे बताइए कि एक रेखा, आप जानते हैं दोस्तियारी होती है, आपको बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि भैया इसकी संगति पड़ गई है, मतलब ये है कि रोज इसके टच में आ रहा है। मतलब ये है बच्चों की जब एक रेखा दूसरी रेखा को संपर्क कर रही है, टच कर रही है, और कितने बार टच कर रही है, तो यहाँ पे टच करना मतलब क्या चाहिए? संगत, इसके जो है संगति में आ रहा है। मतलब ये है कि इसको लेंगे सर यहाँ पे अविरोधी, अविरोधी समीकरण युग्म बोल सकते हैं या फिर संगत, संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म बोलेंगे या संगत बोलेंगे, लेकिन अधिकांश जो है संगत का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन। अब बेटा कहते हैं दूसरी कंडीशन बोलती है जब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या हो? समांतर हो। मतलब जो है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या हो? समांतर हो। समांतर के मतलब बता चुका हूं कि जब स्टार्टिंग में जब रेखा उत्पन्न हुई तो इनके बीच में जो डिस्टेंस रखी वो अंत जो मतलब कि धरती के हर प्लेस पे जो है एक दूसरे से समान डिस्टेंस बनाए रखती है, और ऐसी कंडीशन अंत बनाए रखती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो, जब कहें ऐसा समीकरण दिया हो और इसका जो अपने अलग प्रकार के पॉइंट बिंदु निकाले, बिंदु निकालने के बाद इसको ग्राफ पे निरूपण किए, तो इसका निरूपण जो है अब एक रेखा दूसरी रेखा के कभी भी संपर्क में ना आए। मतलब क्या चाहिए? A1 अपान A2, इसके अनुपात रूप में कैसे लिखते हैं? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये याद रखना है। अब बीजगणितीय रूप में क्या होता है? जब एक रेखा दूसरी रेखा के संपर्क में न आए, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी प्रतिच्छेद न करे, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो लिखेंगे इसको क्या पे? कोई हल न हो, कोई हल न हो। ठीक है, अब कहते बेटा जब एक रेखा दूसरी रेखा के संपर्क में आएगी ही नहीं तो कोई हल होगा क्या? नहीं होगा। अब बेटा क्या करना चाहिए कि एक लड़का जो है दूसरी लड़के से कभी संपर्क में ना आए, मतलब इसका गुण और इसका गुण कहना चाहिए अलग अलग होगा, मतलब कहना चाहिए असंगत होगा, मतलब संगति का असर में नहीं पहुंचेगा। मतलब बोलेंगे सर यहाँ पे असंगत, असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। क्या बोले? वो असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। और तीसरी लास्ट कंडीशन होती है जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो या ओवरलैप करे या फिर संपाती कहे। संपाती शब्द का यूज करते अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं मतलब जब एक रेखा जो है दूसरी रेखा के ऊपर में हो, मतलब जो है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर में क्या हो? ओवरलैप करे। तो ऐसी कंडीशन में जो आप जानते हैं कक्षा 9वीं में
कक्षा 9वीं में आपने जो है अभिधारणा और अभिधारणाएं पढ़े होंगे, अभिधारणा और अभिग्रहित पढ़े होंगे। तो आपने बताया होगा कि एक रेखा जो है दूसरी रेखा, मतलब रेखाएं और कोण दिया है, उसमें परिभाषा लिखा गया था आपको कि रेखाएं कैसी बनती है, बहुत सारे अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखाएं बनती हैं, अनंत बिंदुओं से रेखाएं बनती है। मतलब जो है एक रेखा के अनंत बिंदु होंगे तो इसमें भी क्या होंगे, अनंत होंगे। मतलब एक रेखा जो दूसरी रेखा के ऊपर में होगा तो जो है एक रेखा के बहुत सारे पॉइंट दूसरी रेखा के बहुत सारे पॉइंट से मैच खा रहा होगा। मतलब ये होगा सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके निकाय क्या होते हैं, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कहीं भी नॉट इक्वल टू का प्रयोग नहीं हुआ। पहली बार में नॉट इक्वल टू, दूसरी बार में नॉट इक्वल टू, तीसरी बार में कहीं भी नॉट इक्वल टू नहीं रखना है, ठीक है। अब इसमें एक रेखा के बहुत सारे बिंदु दूसरी रेखा के बहुत सारे बिंदु से मैच खा रहा है, मतलब कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। क्या बच्चा, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो बहुत सारे पॉइंट से मिल रहे होंगे। मतलब जो है कि एक लड़के के जो है एक लड़का दूसरी लड़के के जो है रोज संपर्क में आ रहा है, इसका गुण बहुत सारा गुण इसके बहुत सारे गुण से क्या होगा, मैच खा रहा होगा, मतलब संगति का असर पहुंच रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे सर यहाँ पे क्या, संगत समीकरण युग्म। क्या चो, संगत समीकरण युग्म कहते हैं, संगत समीकरण युग्म कहते हैं। आपको याद रखना है, या इसको अपन लोग बोल सकते हैं हम लोग दूसरे शब्दों में आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। युग्म, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तो ऐसे कंडीशन में समीकरण युग्म होता है। तो आपको बोलना है असंगत होता है। जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तो समीकरण युग्म होता है, तो असंगत होता है। क्वेश्चन आता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के संपाती हो, जब एक रेखा दूसरी रेखा के संपाती हो तो समीकरण युग्म होते हैं। तो क्या लिखना है अपने को, आश्रित समीकरण युग्म या फिर संगत समीकरण युग्म। संगत दोनों में सेम टू सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलता है जब एक रेखा दूसरी रेखा के प्रतिच्छेद करे, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो समीकरण युग्म का निकाय होता है। तो आपको लेना है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इस वाले ये वाला जो तुम्हारा सारणी दिया हूं उसको ध्यान से अब उतार लो अपनी कॉपी में, अब उसको समझना है आपको, ठीक है। अब जो बेटा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन जो है आपको प्रत्येक ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि के बारे में जो है बारी बारी से प्रत्येक वीडियो के दौरे जो है अपना आपको बताते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।